Hello, aspirants. Good morning and welcome to daily news analysis of The Hindu and Indian Express. Today, the date is 25th July, so let's get started. फर्स्ट थिंग इज कि ये बजट पेश हुआ है तो ये तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। ऑपोजिशन का कहना है कि आपने एक्सक्लूड कर दिया नॉन एनडीए स्टेट्स को और काफी ज्यादा बजट अपने अलाइज को दिया है, दैट इज आंध्र प्रदेश, बिहार। तो ये सब तो चलता रहेगा। दिस इज नॉट फॉर योर यूपीएससी एग्जाम। ओके, यहाँ पर अब जैसे नीट को लेकर इतना स्कैम हुआ, काफी तरफ हल्ला भी हुआ, इवन यूपीएससी पे भी काफी सारे क्वेश्चन उठे विद रिस्पेक्ट टू दैट केस ऑफ पूजा खेडकर। तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने 11-12 अटेम्प्ट दे लिए, बार बार अपनी आइडेंटिटी चेंज करके, जबकि ओबीसी को भी अलाउड नहीं है 9 से ज्यादा अटेम्प्ट। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपना नाम चेंज कर लिया, मदर का नाम कर लिया, फादर का नाम कर लिया, इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स को फॉर्ज किया। तो उसी को ओवरकम करने के लिए अब यूपीएससी ने क्या कहा है, उसने कहा है कि हम बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इंप्लीमेंट करेंगे ताकि इस तरह के केसेस ना आए। UPSC is all set to revamp its examination system through technical solutions such as Aadhaar-based fingerprint authentication and facial recognition system। ये FRT facial recognition technology इसको हमने पूरा डिटेल में किया हुआ है पहले मीन्स 450 प्लस सीरीज में। ओके, फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी ये दिल्ली के एयरपोर्ट पर भी यूज की गई, लेकिन इसमें काफी सारे फिर इश्यूज भी सामने आए, जैसे कि लोगों ने कंप्लेन किया कि ये मैंडेटरी नहीं था, ये ऑप्शनल था, लेकिन जबरदस्ती हमसे इस पे थंब लगवाए गए और ये मैंडेटरी कर दिया गया इनडायरेक्टली। तो उस पे क्वेश्चन मार्क्स लगे काफी। एंड उसके अलावा सीसीटीवी सर्विलेंस यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये सब चीजें इंट्रोड्यूस करेगा यूपीएससी, ताकि इस तरह से पूजा खेडकर के जो केस में आया कि 12 अटेम्प्ट दिए उन्होंने जो कि अलाउड नहीं था, तो इस तरह की चीजों को रोकने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैचिंग एंड क्रॉस चेक किए जाएंगे बायोमेट्रिक डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट्स एंड मॉनिटर द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ कैंडिडेट्स ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टू प्रिवेंट चीटिंग, फ्रॉड एंड ऑल दोस थिंग्स। ओके, उसके अलावा सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगाए जाएंगे एंड ऑल दोस थिंग्स। जस्ट अ सेकेंड। ओके, आगे चलते हैं। अपने यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने काम की न्यूज देखते हैं। ये सब पॉलिटिकल इश्यूज, वी आर नॉट दैट मच कंसर्न अबाउट दैम। इंडिया कमिट टू एफटीए विद यूके। अब देखिए, हमने पहले भी न्यूज़पेपर में काफी सारी बातें डिस्कस की हैं विद रिस्पेक्ट टू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड सो ऑन यूके के साथ। तो पहले हम लोग रिकॉल करते हैं जरा कि क्या क्या इरिटेंट्स दोनों साइड से आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बाकी तो फिर अभी वो नेगोशिएशन स्टेज में जब फाइनल होगा तब दिखेंगे कि उसके क्या फीचर्स निकल के आएंगे, तो वो फाइनल होने के बाद। बट हमें फिलहाल भी ये पता होना चाहिए इरिटेंट्स क्या है। अब मैंने आपके साथ मेंस 450 प्लस सीरीज में एक टॉपिक डिस्कस किया था, दैट इज FTA 2.0। वहां पे मैंने आपके साथ यूएई और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो एफटीए हुआ है वो भी डिस्कस किया था, और साथ में यूके के साथ क्या इरिटेंट्स चल रहे हैं, अभी क्यों नेगोशिएशन नहीं हो पा रहे हैं कंप्लीट, वो भी डिस्कस किया था, राइट। तो उस लेक्चर को रिवाइज कीजिए, साथ में हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि आखिर क्या इरिटेंट्स चल रहे हैं यहाँ पर। Several irritants have emerged in India-UK FTA negotiation, reflecting the complexities of aligning the trade interests of two large and diverse economies. तो की इश्यूज क्या है? फर्स्ट इशू इज विद रिस्पेक्ट टू टैरिफ एंड मार्केट एक्सेस। इंडिया सीक greater access to UK market for its goods, particularly in sectors like textile, leather, agriculture products, क्योंकि यही हमारी स्ट्रेंथ है, और ये टेक्सटाइल लेदर यही हमारे मोस्टली जिन्हें हम कहते हैं कि हैवी एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट करते हैं। ठीक है, अभी टेक्सटाइल सेक्टर क्या है कि लीस्ट डेवलप इकोनॉमी के नाम पर बांग्लादेश, वियतनाम ने यहाँ पर एक एज बना रखी है। ओके, तो इंडिया को उसमें फिर एक्स्ट्रा ड्यूटी लगती है, तो उसमें से हमारा जो प्रोडक्ट है अनकॉम्पिटिटिव हो जाता है। वैसे भी ऑलरेडी अनकॉम्पिटिटिव है ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज, वो सब हमने डिस्कस किया था 2 दिन पहले। गवर्नमेंट ने किस तरीके से रॉ मटेरियल को महंगा किया, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जारी करके, और हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, इन 3 गुड्स के लिए हम लोग ज्यादा मार्केट एक्सेस चाहते हैं यूके का। जबकि यूके हमसे क्या चाहता है, इट वांट्स लोअर टैरिफ एंड मोर एक्सेस फॉर इट्स ऑटोमोटिव, दैट इज इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, लंदन हब बना हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल का आजकल। स्पिरिट्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स इन इंडिया। अब डेयरी प्रोडक्ट्स का मार्केट हम लोग क्यों ओपन नहीं करते हैं अपना, क्योंकि हमारे किसान फिर लॉस में चले जाएंगे। अच्छी क्वालिटी का मिल्क एंड मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज का, तो हमारे इंडिया के जो किसानों का है और फिर जो डेयरी है वो उतना कॉम्पीट नहीं कर पाएंगी। और यही डेयरी मार्केट ही रीजन था जिस वजह से हमने RCEP ज्वाइन नहीं किया था। ठीक है, वहां भी यही रीजन था कि हम अपने फार्मर्स का जो मार्केट है वो ओपन नहीं करना चाहते थे। ये इशू यूके के साथ है। तो पहला हो गया टैरिफ एंड मार्केट एक्सेस। सेकंड है मोबिलिटी एंड वीजा रेगुलेशन। काफी सारे इंडिया के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जाते हैं यूके में काम करने। So India desires easier visa regulation and greater mobility for its professionals, students and workers in UK.
However, UK has been cautious about making significant changes to immigration policies, which have been a contentious issue domestically. क्योंकि उनके यहाँ भी लोगों का ये कहना है कि अगर सारे बाहर से आके, ऑब्वियसली बात है कि वहां का जो इंजीनियर जो डिमांड करेगा सैलरी, उससे कम इंजीनियर में इंडिया और दूसरी कंट्रीज के लोग काम करने को तैयार है। तो फिर वहां पे एक इशू बन जाता है कि फिर हमारे एम्प्लॉयमेंट का क्या होगा। अगर आप बहुत ज्यादा वीजा नॉर्म्स इजी कर दोगे, इंडियंस और अदर कंट्रीज के लोग आने लगेंगे यहाँ पे, एक तरीके से चीप लेबर आने लगेगा सर्विस सेक्टर में, तो फिर ये कहाँ जाएंगे यूके के लोग, राइट। तो दिस इज सेकंड इशू। Third is service sector. Both countries have significant interest in the service sector. India is keen on gaining more access for its IT and service professionals. ये हमें चाहिए, जबकि यूके is interested in liberalizing financial and legal services in India. क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज, यानी उनके बैंक्स वगैरह, उनकी इंश्योरेंस कंपनीज, उनके पेंशन फंड्स, वो इंडिया में आना चाहते हैं क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है। दूसरा लीगल सर्विसेज, यानी कि उनके यहाँ की भी जो लीगल सर्विसेज है वो भी इंडिया के मार्केट को पेनिट्रेट करना चाहती है। जैसे हमारे यहाँ कॉर्पोरेट्स वगैरह के इश्यूज होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं, कोर्ट केसेस होते हैं, तो लीगल सर्विसेज उनके भी जो लॉयर्स वगैरह हैं उनको हम अवेल कर सकें, राइट। तो हम मार्केट सर्विस सेक्टर एक्सेस चाहते हैं अपने आईटी और सर्विस प्रोफेशनल्स के लिए, वो सर्विस सेक्टर एक्सेस चाहते हैं फॉर फाइनेंशियल एंड लीगल सर्विस सेक्टर के। ठीक है। तो तीनों इश्यू समझ में आए। रेगुलेटरी स्टैंडर्ड एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अब जहां जितनी ज्यादा रिसर्च होगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ज्यादा होगा, उतने पेटेंट्स होंगे, उतना ही आईपीआर का इशू सामने आएगा, बार बार आता रहता है। यूएस के कंटेक्स्ट में भी आता है। ये एक फेमस रिपोर्ट है, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे मुझे इस रिपोर्ट का नाम। यूएसए की एक फेमस रिपोर्ट है जो हमेशा इस तरह की आईपीआर के नॉर्म से रिलेटेड बताती रहती है किस कंट्री में कितना ज्यादा वायलेशन हो रहा है। Differences in regulatory standards and intellectual property rights protections have been a sticking point. UK is pushing for stronger IP protection. ठीक है। जबकि हम लोग क्या करते हैं, कंपलसरी लाइसेंस दे देते हैं, ठीक है, कि आप भी चलिए जेनरिक मेडिसिन बना लीजिए इसकी। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, एवरग्रीनिंग करते हैं, छोटे छोटे फॉर्मूला चेंज करेंगे दवाइयों में, कहेंगे फिर से ये नया इन्वेंशन है, पेटेंट दे दीजिए 20 साल का। इंडिया जनरली ये नहीं देता है, वो कहता है एवरग्रीनिंग हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जबकि ये लोग चाहते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग आईपीआर प्रोटेक्शनिस्ट रिजीम हो इंडिया में, बट दिस कुड इम्पैक्ट इंडिया जेनरिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ठीक है। जो हम जेनरिक वर्जन वगैरह बनाते हैं फिर उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और हम लोग फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड इसलिए कहलाते हैं क्योंकि हम सबसे ज्यादा दवाइयां एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप हमेशा आईपीआर ले लोगे, उसके बाद एवरग्रीन करते रहोगे उसको हर 20 साल में, तो फिर ये फार्मा इंडस्ट्री हमारी पूरी खराब हो जाएगी। This is the fourth issue. Then investment protection. Ensuring the protection of investment and addressing investor state dispute, ये बहुत होते हैं। ठीक है। जैसे फेमस एक केन एनर्जी का डिस्प्यूट था इंडिया के साथ, ठीक है, हालांकि इंडिया उसमें हार गया था। इस तरीके से फॉरेन से जब कंपनियां आती हैं इन्वेस्ट करने इंडिया में, उसके बाद फिर कुछ डिस्प्यूट्स हो जाता है तो ये लोग ले आती हैं हमें इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में कि चलो यहाँ पर देखेंगे। जबकि इंडिया कहता है कि पहले आप हमारे सुप्रीम कोर्ट में देख लीजिए। तो ये चाहते हैं कि पहली बात तो प्रोटेक्शन दी जाए कंट्री से आने वाले इन्वेस्टमेंट के लिए, और इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म इज अगेन ए इशू। ये लोग चाहते हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट में सेटल हो, हम चाहते हैं कि पहले हमारे डोमेस्टिक जो कोर्ट्स हैं, जो रेमेडी से पहले उनको अवेल कर लो, अगर यहां से सेटिस्फाई ना हो तो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में जाओ, राइट। बोथ कंट्रीज वांट टू सिक्योर देयर इन्वेस्टमेंट एंड एंश्योर फेयर ट्रीटमेंट फॉर देयर बिजनेस। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर डेयरी सेक्टर को, तो यूके चाहता है मोर एक्सेस टू एग्रीकल्चर एंड डेयरी प्रोडक्ट्स इन इंडियन मार्केट, which faces resistance due to concerns from Indian farmers and agriculture stakeholders. Next is sustainability and labor standards. Labor standards is again an issue. There are also discussions around incorporating sustainability, labor and environmental standards. अब हमने पढ़ा था CBAM नाम से, ठीक है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये यूरोपियन यूनियन का था। हालांकि अब यूके एग्जिट कर चुका है यूरोपियन यूनियन से, लेकिन ये भी इसी तरह का एक टैक्स लगाना चाहता है अपने यहाँ आने वाले प्रोडक्ट्स पर, क्योंकि वो यही कहता है कि आपके यहाँ की जो एनवायरमेंटल नॉर्म्स हैं वो बहुत लैक्स हैं। ठीक है। आपके यहाँ कई प्रोडक्ट्स ऐसे बनते हैं जिनमें चाइल्ड लेबर इन्वॉल्व है, आपके यहाँ जो जिस तरीके से प्रोडक्शन होता है मैन्युफैक्चरिंग वो सस्टेनेबल नहीं है, तो इस नॉर्म पर ये हमको परेशान करता है। ठीक है। इसे कहते हैं नॉन ट्रेड बैरियर, ओके, विच कैन बी चैलेंजिंग ड्यू टू डिफरिंग नेशनल प्रायोरिटीज एंड पॉलिसीज। तो आपका कंसर्न होगा अभी एनवायरमेंट, लेबर लॉस एंड ऑल दोस। इंडिया का उतना बड़ा कंसर्न नहीं, इंडिया का है पहले कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट तो मिले, डेवलपमेंट तो हो, ठीक है, तो प्रायोरिटीज अलग है दोनों की। These irritants reflect the broader challenge of balancing economic interest, regulatory framework, and domestic political consideration and international trade negotiation. ओके, तो ये हो गए इंडिया यूके की जितने इरिटेंट्स अभी हमने पिछले कुछ साल में पढ़े हैं न्यूज़पेपर में, क्योंकि अभी तक 16 से ज्यादा मीटिंग्स हो चुकी हैं दोनों देशों की, बट अभी तक कुछ फाइनल नहीं कर पाए। ठीक है। तो ये सारे इरिटेंट्स वहां से क्लियर हो गए, ये इतने हमें मिले। आगे चलें। ठीक है। तो दिस टॉपिक इज डन अलोंग विद दैट FTA 2.0, ठीक है, उसको जरूर देख लेना। नेक्स्ट इज यहाँ पे काफी सारे इंडियंस, ऑलमोस्ट 28,458 इंडियंस डाइड अब्रॉड इन पास्ट 3 years। काफी ज्यादा है, राइट। बट ऐसा नहीं है कि
कुछ गलत तरीके से, कई बार एक्सीडेंट्स में, कई बार किसी नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, इस तरीके से। सो नेचुरल कॉजेस हो सकते हैं, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स हो सकते हैं, जैसे कतर का जब फुटबॉल स्टेडियम बन रहा था तो वहां पर काफी सारे मजदूर हमारे मर गए थे, राइट, एक्सीडेंटली, सुसाइड से या फिर वायलेंस एंड मर्डर। So most of the deaths of Indians residing abroad was caused by natural causes. तो यहाँ पे करना क्या चाहिए हमें? Government should take immediate action to protect our citizens abroad. We need to establish a robust support system, including mental health resources, ठीक है, जो कि लेबर का काफी एक्सप्लॉइटेशन होता है, स्पेशली इन अरब कंट्रीज। वहां पे जो हमारी कैरल से केयर टेकर्स, नर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स जाती हैं, इनके साथ कई बार एक्सट्रीम लेवल का वायलेंस हुआ है। जैसे एक डोमेस्टिक हेल्पर थी, उसके दोनों हाथ काट दिए थे वहां पर, जो उसका एम्प्लॉय था उसने, ठीक है। तो इस तरह की चीजें होती है, तो हमें वो ध्यान रखना चाहिए कि काउंसिल जो हमारा है वहां पे, कॉन्सुलेट, वो हमेशा एक्सेसिबल रहे उनके लिए। इमरजेंसी असिस्टेंस, ठीक है, बेटर कोऑर्डिनेशन विद द फॉरेन गवर्नमेंट्स एटसेट्रा। देन एनहांसिंग काउंसुलर सर्विस, इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट लोकल लॉज एंड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स एंड टाइमली असिस्टेंस इन इमरजेंसी। कई बार हमारे यहाँ के जो वर्कर जाते हैं, उनको उनके पासपोर्ट जब्त करके उनको बंधुआ मजदूर की तरह काम कराया जाता है। नेक्स्ट इज, यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट ने एडमिट किया है कि बीएसएनएल का डेटा ब्रीच हुआ था इन मंथ ऑफ मई। तो अगेन ये न्यूज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसी तरीके से हमारे एम्स की वेबसाइट भी हैक हुई थी, राइट, उस पर रैंसमवेयर अटैक हुआ था। तो ये सब हम एज अ फॉर्डर पॉइंट यूज करते हैं जब हम इंडिया की साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, राइट। तो ये दोनों एग्जांपल याद रखिएगा, एम्स में रैंसमवेयर अटैक हुआ था, दिल्ली के एम्स में, और दूसरा यहाँ पे बीएसएनएल का डेटा ब्रीच हुआ है और ये गवर्नमेंट ने एडमिट भी किया है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें अपनी साइबर सिक्योरिटी कैसे स्ट्रेंथन करनी, वो सब बातें भी हम पहले एक सेशन में कर चुके हैं इन मेंस 450+। नो प्रोग्रेस ऑन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एक्सपेंशन। अब देखिए यूएनएससी, वो जो 5 मेंबर्स हैं, यूके, फ्रांस, यूएस, चाइना एंड रशिया। अब हम लोग टाइम टू टाइम हर चीज पढ़ते रहते हैं कि यूएस चाहता है इंडिया भी परमानेंट मेंबर बने, फ्रांस भी चाहता है, फ्रांस का सपोर्ट है हमें, यूके भी सपोर्ट कर रहा है, रशिया भी सपोर्ट कर रहा है, सिर्फ चाइना ऑब्जेक्ट करता है, इसलिए मेंबर नहीं बन पा रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, ये बायलेटरल समिट में ये लोग माउथ पीस आपको खुश करने के लिए कह देते हैं कि हम चाहते हैं आप मेंबर बने, ठीक है। इसके अलावा G4 ग्रुप आपको पता ही होगा, ठीक है, इंडिया, जर्मनी, ब्राजील, जापान, ये चारों भी चाहते हैं कि हमें परमानेंट मेंबर बनना है। लेकिन यहाँ पर यही है कि 4 फेवर में भी हो जाए तो भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वीटो पावर चाइना एक्सरसाइज करेगा फिर, ठीक है। आपको पांचों का सपोर्ट चाहिए। अब सच्चाई ये है कि चाइना को खुद वीटो पावर हम ही ने दिलवाई थी उस टाइम, ऑफर तो इंडिया को हुआ था, बट इंडिया ने कहा था कि हम इसके लिए रेडी नहीं है, आप इसको चाइना को दे दीजिए। और यहाँ तक कि यूएन में आज का जो ताइवान है, ये उसी को रियल चाइना माना गया था। मैंने आपको चाइनीज एम्बिशन का वो बताया था ना, केएमटी पार्टी भाग के ताइवान आ गई थी, डेमोक्रेटिक पार्टी, और यूएसए, यूके, ये सब इसी को सपोर्ट करते थे। ताइवान को ही सीट दी गई थी यूएन में भी, बट इंडिया ने कहा नहीं, ताइवान को छोड़िए, आप मेनलैंड चाइना को दीजिए। तो ये भी नेहरू जी ने प्रमोट करवाया था इनको। मोटिव तो अच्छे थे कि नेबर के साथ अच्छे रिश्ते रहे, क्योंकि ऑलरेडी एक हॉस्टाइल नेबर था हमारे पड़ोस में, बट ठीक से गया नहीं, चाइना ने हमें काफी लाइटली लिया। चलिए यहाँ पर, despite consistent effort by India and other countries, the move for United Nations Security Council reform and expansion has made no progress so far. India must, however, continue to push its demand for inclusion in the top global decision-making body. अब देखिए इंडिया का केस क्यों स्ट्रांग बनता है, ये अपने आप से पॉइंट्स हैं, ये मैं आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग में डिस्कस करूंगा कि आखिर इंडिया का क्यों केस एक स्ट्रांग केस बनता है कि हमें सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर बनना चाहिए। सी सॉरी, इंडिया के अगर हम बेनिफिट्स के पॉइंट्स देखें तो यहाँ पे लिखते हैं कि इंडिया में आखिर ऐसा क्या है कि हमें बनाना चाहिए यहाँ पे मेंबर। ब्रेनस्टॉर्मिंग हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के सोचिए कि इंडिया पीस कीपिंग मिशन में बहुत सारी फोर्सेज कंट्रीब्यूट करता है, राइट। यूएन के जो पीस कीपिंग मिशन है, ये डेवलप कंट्रीज तो उतनी करते भी नहीं, बट फिर भी इंडिया करता है। सेकंड इज कि चाहे वो यूक्रेन रशिया वॉर हो, अगर कोई कंट्री न्यूट्रल दिखाई देती है तो वो इंडिया दिखाई देती है, ठीक है, एक न्यूट्रलिटी। आप चाइना से न्यूट्रलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आप यूएस, कनाडा या बाकी की वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से न्यूट्रलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट आप इंडिया से कर सकते हो, राइट। इंडिया एक है जो इंटरनेशनल नॉर्म्स को बहुत अच्छे से फॉलो करता है, ठीक है, वी फॉलो इंटरनेशनल रूल्स। फॉर एग्जाम्पल, जब इंडिया बांग्लादेश के मैरीटाइम डिस्प्यूट पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने हमें जजमेंट दिया था कि ये जो मैरीटाइम बॉर्डर है, ये आपके नहीं, ये बांग्लादेश के मैरीटाइम बॉर्डर में, मैरीटाइम जोन में जाती है, ठीक है। तो हमने उसको ऑबे किया। जबकि चाइना ने क्या किया, उसकी 9 डैश लाइन को लेके कहा कि साउथ चाइना सी एक्सक्लूसिव आपका नहीं है, बाकी कंट्रीज का भी ईजेड आता है। चाइना ने कहा हम नहीं ऑबे करते, ठीक है। तो ऐसी कंट्री जो इंटरनेशनल ऑर्डर्स को ऑबे नहीं करती, मानती नहीं, वो यूएनएससी में बैठी हुई है, जिसका मैंडेट है कि वर्ल्ड ओवर पीस मेंटेन करना है, उसमें 22 कंट्रीज बैठी हैं, रादर देन इंडिया जैसी कंट्री जो इंटरनेशनल नॉर्म्स को फॉलो भी करता है और जो न्यूट्रल भी है कहीं ना कहीं, ठीक है। हम स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि जो भी इश्यूज हैं वो डिप्लोमेटिकली सॉल्व होने चाहिए, ना कि बाय यूज ऑफ फोर्स,
क्लियर। हमारे रिश्ते लगभग हर कंट्रीज के साथ अच्छे हैं, चाहे वो ईरान के साथ हो, हमारे रिलेशन वहां भी ठीक है, सऊदी अरेबिया या पूरे अरेबियन पेनिनसुला के साथ हो, वहां भी अच्छे हैं, वेस्टर्न यूरोप में भी हमारे रिलेशन अच्छे हैं, और आसियान कंट्रीज के साथ भी हमारे रिलेशन अच्छे हैं। नहीं है अच्छे रिलेशन तो सिर्फ दो ही कंट्रीज के साथ, और वो उसके कुछ अलग रीजन है, राइट। तो इंडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनता है कि अगर कोई कंट्री दिखती है, और उसके बाद हम लोग वर्ल्ड की कितनी पॉपुलेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, ठीक है, वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ जा रहे हैं हम लोग तेजी से, ठीक है, वर्ल्ड का ऑलमोस्ट सबसे बड़ा मार्केट है हम लोग, ये सब कुछ है हमारे फेवर में, जो हमें यूएनएससी की मेंबरशिप दिलानी चाहिए। इसका और डिटेल एनालिसिस करेंगे हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग में, ऑलराइट। चलिए आगे चलते हैं। There has only been movement in the making the intergovernmental negotiation process on UN reforms more transparent। अब देखिए इसको याद रखिए, एक सेकंड में इसको चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे एक ग्रुप बनाया गया इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन प्रोसेस, ठीक है, ये चलता रहता है जहाँ पे सारे नेगोशिएशन होते हैं, इसको और ट्रांसपेरेंट बनाया गया। ये पहले अलाउ नहीं था, बट अब आप लोग इस इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन की लाइव ब्रॉडकास्ट देख सकते हो, राइट, जो कि पहले अलाउ नहीं था। एंड देयर हैज आल्सो बीन ए डिजिटल रिपोजिटरी जहां पर यू कैन पुट योर प्रपोजल्स, एंड इंडियाज प्रपोजल्स आर वेरी मच देयर ऑन एक्सपेंशन एंड रिफॉर्म्स ऑन देयर वेबसाइट। ओके, तो ये दो चीजें हैं जिसने बस थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी लेकर आए हैं यहां पर नेगोशिएशंस में, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है सिक्योरिटी काउंसिल में। बाकी चीजें ब्रेनस्टॉर्मिंग में आज शाम को। ओके, लेट्स मूव अहेड टू नेक्स्ट टॉपिक, स्टैट्यूटरी एमएसपी। ठीक है, इस पे ऑलरेडी हमने पूरा मेंस 450 प्लस में सेशन किया हुआ है, वहां से आप पूरे पॉइंट्स लिख सकते हैं कि आखिर क्यों इसको लीगल बनाने की नौबत आ रही है, क्यों डिमांड कर रहे हैं फार्मर, और इसको लीगल बनाने में चैलेंजेस क्या आएंगे। ठीक है, ये दो एस्पेक्ट्स पे कवर करना है। ऑलरेडी मेंस 450 प्लस में हम इसको कवर कर चुके हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है, ओपन, आप देख सकते हैं। राइट टू शेल्टर इज ए फंडामेंटल राइट। अब राइट टू शेल्टर की बात क्यों आई, क्योंकि अधिकतर आप अगर अपने शहरों में कहीं भी देखेंगे, आप देखेंगे कि रेलवे की जो लैंड है उन पे एनक्रोचमेंट होता रहता है, लोग झुग्गी झोपड़ी बना लेते हैं, फिर बाद में जब रेलवे को एक्सपेंशन करना होता है और ये सब हटाने की बात आती है, तो फिर वो राइट टू शेल्टर का इशू आ जाता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्लीज स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड द फंडामेंटल राइट टू शेल्टर ऑफ नियरली 50,000 पीपल अक्यूज ऑफ इलीगली लिविंग ऑन रेलवे लैंड। ठीक है, ये उत्तराखंड में ये केस चल रहा है। अब यहाँ पे दो इशू देखने होंगे कि एक तरफ तो ये अथॉरिटीज उस वक्त क्या कर रही थी जब रेलवे के लैंड पर इस तरह के एनक्रोचमेंट हो रहे थे कि 50,000 लोग वहां पर सेटल हो चुके हैं, अब हटाएंगे तो obviously दिक्कत आएगी। ठीक है, तो अथॉरिटीज उस वक्त क्या कर रही थी। सेकंड थिंग इज कि अगर सुप्रीम कोर्ट की इस तरह की जजमेंट को हम देखेंगे तो ये और एनकरेज करेगा लोगों को कि किसी भी सरकारी जमीन पे आप अपना घर बना लो, उसके बाद में फिर राइट टू शेल्टर वाला इशू आ जाएगा, कोर्ट चले जाएंगे, राइट। तो दोनों इश्यूज यहाँ पर इक्वली आ रहे हैं, बट कोर्ट ने यहाँ पे कहा है दिस ऑर्डर कैन नॉट बी मिस इंटरप्रेटेड एज ए नोट ऑफ एनकरेजमेंट फॉर फ्यूचर एनक्रोचमेंट। ठीक है, इस केस में दे रहे हैं शायद कि 50,000 लोगों की जिंदगी का सवाल है, बट अल्टीमेटली इस तरह की चीजें और एनकरेज नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट इज ग्रासलैंड इन कच्छ लाइकली टू होस्ट चीता फ्रॉम अफ्रीका। अब बन्नी ग्रासलैंड आप लोग जानते हो, ये कच्छ में मिलती है हमें। दूसरा कि पहले हम लोग 20 चीता लेकर आए थे, ठीक है, मध्य प्रदेश में हमारे यहीं लेकर आए थे नमीबिया से। तो अभी वहां की हालात ऐसे हैं, कुनो नेशनल पार्क में लेकर आए थे, 20 एडल्ट चीतास वर ब्रॉट टू कुनो, जिसमें सिर्फ 13 सर्वाइव कर पाए, लेकिन 13 कप्स और पैदा हो गए। तो ओवरऑल टोटल यहाँ पे 26 एनिमल्स इस वक्त रह रहे हैं कुनो नेशनल पार्क में, लेकिन इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है सिर्फ 21 एडल्ट एनिमल्स की। तो ऑब्वियस बात है कि ये चीता जब बड़े होंगे, बाकी के 13 जो पैदा हुए हैं, तो इनको भी कहीं ना कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। India will need to import anywhere between 10 to 12 adult cheetahs every year for next 5 years to groom a sustainable breeding population। ठीक है, तो 26 तो कुनो में तैयार हो गए, इसके अलावा हम और इंपोर्ट कर रहे हैं और उनको सेटल करना चाहते हैं हम लोग यहाँ के बन्नी ग्रासलैंड में, गुजरात में। Some of the next batch of cheetahs being brought from Africa in the next phase of Project Cheetah, a cheetah breeding and conservation center being built in sprawling grassland of Banni in run of Kutch। ओके, लेकिन वहां बन्नी में प्रॉब्लम ये है कि वहां पर इतने ज्यादा प्रेडेटर्स नहीं है चीतास के लिए। कुनो वाले में तो है बहुत सारे चीतल और ये सब मिल जाएंगे वहां पर, बट बन्नी ग्रासलैंड में हमें उतने ज्यादा नहीं मिलते हैं। बन्नी इज ए वास्ट ग्रासलैंड इन द सदर्न पार्ट्स ऑफ कच्छ एंड एक्सटेंड्स टू नियर 3500 स्क्वायर किलोमीटर्स। देर इज बेयरली इनफ प्रे टू सस्टेन ए वायबल पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये जो एंटीलोप स्पीशीज होते हैं जैसे चिंकारा, ब्लैक बग, दे आर द प्रे फॉर चीतास। ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन द बन्नी लैंडस्केप बट नॉट इनफ फॉर द बिग कैट।
Okay. चीतल इसका मेन प्रे होता है. मेन प्रे फॉर चीता इन इंडिया नीड्स टू बी ब्रॉट इनटू दिस ग्रासलैंड. क्लियर? लेट्स मूव अहेड. यहाँ पर आईसीएमआर ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप की थी जो 2 घंटे में टीबी को डिटेक्ट कर सकती है. ठीक है, और इसको हम लोग छोटे छोटे लेवल पर भी यूज कर सकते हैं, जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर पर. तो ये दिखा सकते हो आप कि हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके कुछ बनाया. अल्टीमेटली ये टेक्नोलॉजी को हमने क्या किया, कमर्शियलाइज कर रहे हैं. कि यही हम लोग हमेशा बात करते हैं, टेक्नोलॉजी से बनाना काफी नहीं है, उसको कमर्शियलाइज करना भी उतना ही जरूरी है. कमर्शियलाइज कर रहे हैं. और फिर दूसरी तरफ कि ये हमारे हेल्थ के साथ साथ, अब टीबी क्या है, गरीब की बीमारी अधिकतर. ठीक है, तो ये हमारे हेल्थ के साथ साथ हमारे सोशल इश्यूज को सॉल्व करने में भी हमने टेक्नोलॉजी का यूज किया. ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ, एक नई टेक्नोलॉजी निकल के आई, कमर्शियलाइज कर रहे हैं उसको, तो बिजनेस भी हो गया. यही हम लोग बात करते हैं हमेशा कि हमारा अकेडमी या इंडस्ट्री लिंकेज होना चाहिए, तो वो यहाँ पे हो गया. और दूसरा, इसी को हम यूज कर रहे हैं हमारे हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने के लिए, एट द सेम टाइम हम अपने सोशल इश्यूज को सॉल्व करने के लिए भी यूज कर रहे हैं. राइट, तो इस तरीके से कनेक्ट करना सीखिए. ICMR, Indian Council of Medical Research, spreading an affordable, faster and easy to use testing technology for detection of tuberculosis. ठीक है, ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की जा रही है फॉर कमर्शियलाइजेशन. और ये टेक्नोलॉजी बेस किस पर है, तो ये है क्रिस्पर कैस बेस्ड टीबी डिटेक्शन सिस्टम. The technology is touted to be world's cheapest of TB testing system. It can detect the TB bacterium using DNA from saliva at a very low cost. ठीक है, आपकी सलाइवा से डिटरमिन किया जाएगा. इट इज सो सिंपल दैट इट कैन बी यूज इवन इन प्राइमरी हेल्थ केयर. पर टीबी के साथ प्रॉब्लम यही है कि अधिकतर एक तो गरीबों में ज्यादा होती है ये, और थोड़े से अनहाइजेनिक एरियाज में ज्यादा होती है, जैसे डस्ट टाइप का माइनिंग एरिया हो गया. ठीक है, उधर हॉस्पिटल्स वगैरह भी कम होते हैं, तो कई बार इंसान सालों साल नेग्लेक्ट करता रहता है इसको, तब तक बीमारी पकड़ में नहीं आती. और टीबी को डायग्नोज करने के लिए जरूरी है कि उसका अर्ली डिटेक्शन हो. ठीक है, तो प्राइमरी हेल्थ केयर पे अगर हम ये डिटेक्शन यूज कर पाएंगे तो इजी डिटेक्ट कर लेंगे, टाइमली इलाज हो पाएगा. TB kill an estimate of 480,000 Indians every year and over 1,400 patients every day. Country has more than a million missing TB cases annually which are not notified. Missing मतलब कई बार आपने इलाज ही नहीं कराया, कई बार आपने प्राइवेट में इलाज करा लिया और रजिस्टर नहीं हुआ. ठीक है, जो टीबी का पोर्टल है उस पर हमने टारगेट क्या रखा है, एलिमिनेट करना है हमें टीबी बाय 2025. ठीक है, ये क्रिस्पर बेस्ड टीबी डिटेक्शन सिस्टम है, तो कम से कम हमने एक प्रॉब्लम तो सॉल्व की कि अर्ली डिटेक्शन का तो सॉल्व कर लिया ना, इलाज भी टाइमली अगर लोगों को थोड़ा एनकरेज करेंगे. बाकी टीबी पे हमने पूरा पूरा का पूरा एक मेज 450 प्लस में ट्यूबरक्लोसिस पे वीडियो बनाया हुआ है. ठीक है, उसमें सब कुछ है, आपको जितना चाहिए कंटेंट मेंस के लिए. सेंटर डिफेंस द फैक्ट चेक यूनिट सेज राइट टू करेक्ट इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट. अब फर्स्ट थिंग तो ये है यहाँ पर कि फैक्ट चेक जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ फेक न्यूज का प्रोपेगेशन बहुत ज्यादा हो रहा है. सेकंड चीज है कि फैक्ट चेक तो ठीक है, फैक्ट चेक यूनिट, लेकिन कौन बना रहा है, सेंटर. ठीक है, तो सेंटर इसको मिसयूज करेगा, ऐसा इन लोगों को कंसर्न है. तो एक कॉमेडियन है कुणाल कामरा, उन्होंने ये पेटिशन फाइल की थी यहाँ पर. Defending the formation of fact check unit, the union government said in Bombay High Court that right to know factually correct information and right to not be misled were equally important as the right to freedom of speech and expression under Article 19(1)(8). ठीक है, तो इस तरह की जो लोग न्यूज चला देते हैं बेफिक्र होके कि 2000 के नोट में चिप है, इस तरह के लोगों के लिए जरूरी है कि फैक्ट चेक यूनिट हो पहले, उसके बाद सर्कुलेट किया जाए इसको. ठीक है, यहाँ पे ये अमेंडमेंट किया गया था अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल्स 2023. ठीक है, इसमें बताया गया था कि फैक्ट चेक यूनिट बनाई जाएगी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा टू आइडेंटिफाई द फेक और फॉल्स और मिसलीडिंग ऑनलाइन कंटेंट रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. आप सेंट्रल गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में अगर कोई भी चीज प्रोपोगेट कर रहे हो तो उसको फैक्ट चेक किया जाएगा. बट कंसर्न ये है कि सेंटर इसके थ्रू जो जेन्युइन क्रिटिसिज्म है उसको भी कंट्रोल कर सकती हो, उसके लिए भी आपको हैरेस किया जा सकता है. ठीक है, तो ये एक कंसर्न था इसमें, तो इन लोगों ने डिमांड किया था कि ये हटना चाहिए. हालांकि कोर्ट ने स्प्लिट वर्डिक्ट दिया बराबर 1-1. ठीक है, तो फिर ये केस और ज्यादा 3 जज बेंच के पास चला गया. दिस अप्रोच रिप्रेजेंट द लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव मेथड टू काउंटर एक्ट फेक फॉल्स एंड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन. ये यहाँ पे गवर्नमेंट के वकील का कहना है कि देखिए यही एक मेथड है, जिस सबसे इजी मेथड जिससे हम काउंटर कर सकते हैं फेक न्यूज को. प्राइवेट कंपनीज इंडिविजुअल दे ऑल्सो मेंटेन फैक्ट चेकिंग यूनिट, तो अगर सेंटर भी कर रहा है तो फिर क्या गलत है. दिस अमेंडमेंट इनेबल्स गवर्नमेंट टू बी द prosecutor, the judge, and that in the loose sense the executioner of what constitutes truth online, thereby violating the cardinal principle of natural justice. यहाँ पे जो पेटिशन है उनका ये कहना है कि इसमें गवर्नमेंट ही प्रोसिक्यूटर हो गई है, गवर्नमेंट ही जज बन गई है, गवर्नमेंट ही एग्जीक्यूटर भी बन गई है. ठीक है, तो फिर ये तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायलेट कर रहा है. ये तो कोर्ट को एग्जामिन करना चाहिए कि ये जो न्यूज सेंटर के बारे में फैलाई गई, जैसे कि रफेल में कमीशन पे किया गया है, इस तरह का केस चला सुप्रीम कोर्ट में.
तो इस तरह की अगर फेक न्यूज सेंटर के बारे में फैलाई जाती है तो सेंटर ही उसको फैक्ट चेक करेगा, जब सुप्रीम कोर्ट में आने की नौबत नहीं आएगी तो कोर्ट इस पे क्या जजमेंट देगा वो बात की बात है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट वकील का पॉइंट भी बहुत सही है कि इफ somebody's फ्रीडम ऑफ स्पीच incites वायलेंस और थ्रेटन पब्लिक ऑर्डर इट डायरेक्टली इन्फ्रिंज माय राइट अंडर आर्टिकल 21। चलिए ये इतना कुछ काम का नहीं है, कैटामाइन पिल नॉट इंपॉर्टेंट। ये हमारे काम का है, चिल्ड्रन एट रिस्क ऑफ एमपॉक्स वेरिएंट हिट्स कॉन्गो कैंप्स फॉर डिस्प्ले, ठीक है। ये जो आपका मंकी पॉक्स है, तो इसके बारे में पहले थोड़ा सा इसका बेसिक जानेंगे, उसके बाद जानेंगे कि इस आर्टिकल में क्या काम का है। एमपॉक्स फॉर्मली नोन एज मंकी पॉक्स इज ए वायरल, एक तो वायरल डिजीज है, ठीक है, वायरस से होता है फर्स्ट थिंग। सेकंड जूनोटिक है, इट इज कॉज्ड बाय एमपॉक्स वायरस, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। फर्स्ट इज वायरस से कॉज होता है, विच बिलोंग्स टू दिस ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस। इट इज सिमिलर टू स्मॉल पॉक्स एंड जनरली लेस सीवियर। The disease was first identified in monkeys in 1958 and first human case आया था 1970 में in Congo। Again Congo में आया था और आज भी आर्टिकल जो है उसी के रिस्पेक्ट में। Mpox is primarily found in Central and West African countries but has occasionally been reported in other regions due to travel and animal importation। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट ट्रांसमिशन कहाँ कहाँ हो सकता है, तो ये एनिमल टू ह्यूमन भी हो सकता है और ह्यूमन टू ह्यूमन भी हो सकता है, ठीक है। एनिमल टू ह्यूमन जैसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आए ब्लड या बॉडीली फ्लूइड या क्यूटेशियस और मस्कुलर लेसेंस ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स, या फिर थ्रू रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स डायरेक्ट कांटेक्ट विद बॉडी फ्लूइड्स और लेसिन मटेरियल, इनडायरेक्ट कांटेक्ट विद कंटामिनेटेड मटेरियल लाइक पैडिंग, ठीक है। तो एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी होगा और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी हो सकता है। सिम्टम्स उतने नॉर्मली है जैसा कि हर बीमारी के होते हैं, नॉट इंपॉर्टेंट। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, तो फर्स्ट थिंग इज दैट देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर एमपॉक्स बट आउटब्रेक कैन बी कंट्रोल्ड विद स्मॉल पॉक्स वैक्सीन या फिर एंटीवायरल ड्रग्स के थ्रू या फिर वैक्सीन इम्यूनोग्लोबिन। हालांकि इसकी अपनी कोई वैक्सीन नहीं है। प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हो, अवॉइड कॉन्टैक्ट विद एनिमल्स एंड सो ऑन। पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स, सर्विलेंस, रैपिड आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू केसेस, public awareness campaign, education on safe handling of animals and prevention measures can help reduce transmission. Mpox is significant public health concern, particularly in endemic regions like West Africa, requiring coordinated efforts. अब जो आर्टिकल आया है उसने हमें क्या न्यू बातें बताई हैं। इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एक न्यू वेरिएंट आया है एमपॉक्स का, कॉल्ड एज क्लैड आईबी, ठीक है। दिस इज कॉजिंग सिग्निफिकेंट कंसर्न ड्यू टू इंक्रीज ट्रांसमिसिबिलिटी अमंग ह्यूमंस। This has led to sharp rise in the cases, particularly among children in displaced camps near Goma, where living conditions facilitate the spread of virus. The recent outbreak recorded around 27,000 cases and over 1,100 deaths, mostly affecting children. अब ये वायरस कॉज कर रहा है फ्लू लाइक सिम्टम्स एंड पस फिल्ड लेसन्स, लिविंग विजिबल स्कार, ठीक है। लोकल हेल्थ फैसिलिटीज दे आर overwhelmed by the influx of patients. Report seeing 130 suspected cases, half being children under 5, तो मोस्टली चिल्ड्रंस को ही टारगेट कर रहा है। एंड देयर आर एफर्ट्स टू मैनेज द आउटब्रेक आर हैम्पर्ड बाय लैक ऑफ वैक्सीन, क्योंकि इसकी वैक्सीन तो कुछ एग्जैक्टली है नहीं, और जो वैक्सीन हम लोग ट्रीट कर सकते हैं इसको, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन सबकी, तो इन बेचारे कॉन्गो के साथ दिक्कत ये है कि उतनी अच्छी इतनी उनके पास दवाइयां भी नहीं है, इसलिए इंडिया से बहुत ज्यादा इंपोर्ट की जाती है यहाँ पे दवाइयां, ठीक है। अब ये इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि यहाँ पे वैक्सीन की शॉर्टेज हो गई है। उसके बाद स्टिग्मा है कि पास में मत जाओ, इसके आपको भी लग जाएगा। रेगुलेटरी बैरियर्स हैं, उसके बाद कॉन्करेंट आउटब्रेक्स ऑफ मीसल्स एंड कोलेरा, और इसके साथ साथ ही किसी को मीसल्स भी हो रहा है, किसी को कोलेरा भी हो रहा है। सो डेस्पाइट द रिसेंट अप्रूवल ऑफ 2 mpox vaccines, funding and regulatory challenges continue to impede widespread vaccination efforts। अब अफ्रीकन कंट्रीज में प्रॉब्लम एक तो फंडिंग की और दूसरी है रेगुलेटरी चैलेंजेस। सो द डायर सिचुएशन अंडरस्कोर्स द नीड फॉर इंटरनेशनल सपोर्ट। इंटरनेशनल फंडिंग अब ये करते रहते हैं, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन करता है, बफेट फाउंडेशन करता है, उसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी भी देती है, यूएन भी पैसा देता है, डब्ल्यूएचओ भी देता है, ताकि इंप्रूव की जाए यहाँ की हेल्थ केयर फैसिलिटीज टू कॉम्बेट द एस्केलेटिंग क्राइसिस। ओके, अभी इसी तरह एक क्राइसिस है तो वर्ल्ड के किसी डेवलप कंट्री में आए होते हैं ना, तो बहुत बहुत मतलब पूरे वर्ल्ड में न्यूज बन जाती है। ओके, तो ये सब हमने देख लिया। ओके, ये इट बिगेन टू स्प्रेड ऑफ एन एंडेमिक स्ट्रेन कॉल्ड क्लेड 1 एंड न्यू वेरिएंट आ गया फिर क्लेड 1b। ओके, दिस अपीयर्स टू स्प्रेड मोर इजिली अमंग चिल्ड्रन। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पे देख ली। चलिए आगे चलते हैं। देखिए समरी बना के मैं आजकल इसलिए देता हूँ ताकि आपको रेडीमेड नोट्स मिल जाए, वरना यही लिखने में आपको फिर टाइम जाएगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से इसको ले सकते हैं। एंड सेकंड थिंग इज कि प्लीज टेलीग्राम पे ना एक और ग्रुप चलता है, दैट इज डेली क्विज। अभी तक मैं उसमें अराउंड 70 क्वेश्चन कर चुके हैं इसी मंथ के 3 वीक्स तक के, ठीक है। तो हर मंथ करते करते 90-100 क्वेश्चन हो जाएंगे। और देखिए गोल ये रहता है दैट
यहाँ पे न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ साथ हम लोग प्रीलिम्स वीकली करते हैं, वीकली एक्स्ट्रा, राइट। उसमें हम लोग अदर न्यूज़पेपर पीआईबी वगैरह का देखते हैं। इसके अलावा इसके अलावा न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ साथ इसके साथ साथ हम लोग आपके साथ जो क्विज करते हैं उसमें हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं। और उसमें ऑब्वियसली बात है कि जो क्विज होते हैं ना, ये उन टॉपिक से बेस होते हैं जो कई बार न्यूज़पेपर में नहीं भी होते हैं, ठीक। तो प्लीज ये तीनों चीज, न्यूज़पेपर एनालिसिस, प्रीलिम्स वीकली एक्स्ट्रा एंड डेली क्विज, ये तीनों मिलकर आपके प्रीलिम्स को और ज्यादा ब्रॉड कवरेज देंगे, जो कि जरूरी है इस वक्त यूपीएससी के लिए, ठीक है। तो प्लीज एक्टिव रहिए टेलीग्राम ग्रुप पे। एंड आउटलाइनिंग ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटेजीज, तो बजट में काफी सारी चीजें लेकर आए हैं अर्बन के लिए, जैसे हाउसिंग एंड अदर थिंग्स। तो उसको देख लेते हैं हम लोग पहले, ठीक है। इस टॉपिक को थॉरोली कवर करते हैं। इंडिया अर्बन पॉपुलेशन कितनी है अभी? करीब 50 करोड़ पीपल, यानी कि 36% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, एंड इट इज ग्रोइंग स्टेडीली बाय रेट ऑफ 2 to 2.5% एनुअली। The recent budget recognized cities as a key growth hubs and proposed substantial investment for their planned development. तो यहाँ पर बजट में काफी चीजें रखी गई हैं, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटीज, सिटी प्लानिंग, मोबिलिटी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रीट वेंडिंग, सभी को लेकर, ठीक है। तो ये बजट का हमारा जो सिटीज वाला, एटलीस्ट अर्बन वाला जो पार्ट है उसको कवर कर देगा पूरा, ठीक है। बाकी हम बजट अलग से तो करेंगे ही अगर जरूरत होगी तो। चलिए, फर्स्ट स्कीम क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। सिंस 2015 दिस स्कीम प्रोवाइडेड 85 lakh हाउसिंग यूनिट्स फॉर ईडब्ल्यूएस एंड मिडिल इनकम ग्रुप कैटेगरीज विद 8 lakh करोड़ इन्वेस्टमेंट। बजट ने इसमें प्रपोज किया है कि हम लोग एडिशनल 1 करोड़ यूनिट्स बनाएंगे विद 10 lakh करोड़ इन्वेस्टमेंट, ओके, ओवर नेक्स्ट 5 years। तो ये तो आपने घर बना दिया। दूसरी बात, जो लोग माइग्रेट करके आते हैं उनके लिए क्या करेंगे? तो उनके लिए हम रेंटल हाउसिंग बनाएंगे, दैट इज डॉर्मेट्री टाइप, यानी कि छोटे छोटे, ठीक है, 1 रूम किचन टाइप के डॉर्मेट्री टाइप एकोमोडेशन बनाए जाएंगे फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, डेवलप थ्रू ट्रिपल पी मोड विद 20% सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट अंडर वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम, ठीक है। तो ये बात हो गई हाउसिंग की। सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर एक अमृत स्कीम चल रही थी। इट प्रोवाइड 8,000 करोड़ फॉर वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, रोड, सीवरेज सिस्टम। यहाँ पे भी वायबिलिटी गैप फंडिंग विंडो रखी जाएगी फॉर कमर्शियल वेंचर्स इन ट्रिपल पी मोड। कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर पर, करीब 11 लाख करोड़ एलोकेट किए गए विद सिटीज एनकरेज टू क्लेम ए शेयर। स्टेट्स ऑल्सो हैव 1.5 लाख करोड़ इंटरेस्ट फ्री लोन विंडो। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो 1.50 लाख करोड़ तक का इंटरेस्ट फ्री लोन आपको दिया जाएगा, अगर आप वो पैसा एक्सक्लूसिवली अपनी सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने में लगाओगे तो, ठीक है। नेक्स्ट इज स्मार्ट सिटीज और डिजिटल इनिशिएटिव। तो स्मार्ट सिटी मिशन पहले से चला आ रहा है लेकिन उसमें कोई ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं मिले। सो बजटरी सपोर्ट स्केल डाउन फ्रॉम 8,000 करोड़ टू 2,400 करोड़ फॉर 24-25 टू फुलफिल दी रेमनेंट कमिटमेंट्स। इसके अलावा अर्बन डिजिटल मिशन है, तो इसके लिए भी कुछ फंडिंग रखी गई है। बट मेन फोकस किस पे रखा गया है? ऑन डिजिटाइजिंग द प्रॉपर्टी एंड टैक्स रिकॉर्ड्स एंड जीआईएस मैपिंग। ये अमाउंट याद रखना जरूरी नहीं है, फंडिंग कितनी बढ़ाई गई वगैरह वगैरह। हम लोग कर क्या रहे हैं इसके लिए? डिजिटल इनिशिएटिव में हमारा फोकस कहाँ है? ऑन डिजिटाइजिंग द प्रॉपर्टी, टैक्स रिकॉर्ड्स, जीआईएस मैपिंग, ये सब पे फोकस करो। सिटी प्लानिंग और मोबिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पे फाइनेंस कमीशन से ग्रांट मिलता है म्यूनिसिपैलिटीज को, ठीक है, उनको दिया जाएगा इतने करोड़ का। इंक्यूबेशन ऑफ न्यू सिटीज, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ताकि फोकस किया जाए ऑन कनेक्टिंग सिटीज विद पेरी अर्बन एरियाज एंड न्यू सिटीज थ्रू मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, जैसे आरआरटीएस कॉरिडोर बनाया गया है दिल्ली और मेरठ के बीच में। इलेक्ट्रिक बस सिस्टम को एनकरेज किया जाएगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यहाँ पे एम्फेसिस किया जाएगा ऑन बैंकेबल प्रोजेक्ट्स फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन कोलैबोरेशन विद स्टेट गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगेन यूजिंग वायबिलिटी गैप फंडिंग। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए डेवलपमेंट ऑफ 100 वीकली हार्ट्स एंड स्ट्रीट फूड हब्स इन सेलेक्ट सिटीज टू सपोर्ट दी स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट ऑफ 2014। और इन्हीं के लिए एक और स्कीम क्या चलती है? स्वनिधि, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। Okay, so while budget offer numerous provisions for planned urbanization, success depends on municipalities and state governments effectively utilizing the resources and incorporating citizen participation as fundamental component of urban development strategies. Okay, तो we are done with this article। इसमें से जो जो काम के पॉइंट्स थे हमने वो निकाल लिए। आगे चलते हैं। ये सब बोल बच्चन चलता रहेगा यार, ये बोल बच्चन इतना मत एम्फेसाइज किया करो बजट और इकोनॉमिक सर्वे को, सिर्फ हमें अपने यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जानना होगा, हम उतना जान लेंगे। इम्यूनिटी फॉर प्रेसिडेंट एंड गवर्नर एब्सोल्यूट, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, आर्टिकल 361, ठीक है, उसकी क्लॉज 1 क्लॉज 2 को उसको दोबारा रिवाइज करते हैं क्योंकि अल्टीमेटली काफी इंपॉर्टेंट है। ये पिछले 2-3 साल में क्या है, इस साल भले ही हमारे पास ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हो पॉलिटिक्स से, लेकिन काफी चीजें ऐसी हैं पे क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट आना ही है। जैसे गवर्नर के रोल पे आपको मेंस में क्वेश्चन मिल सकता है, एथिक्स कमेटी को लेकर इस पे क्वेश्चन मिल सकता है। अब ये गवर्नर की इम्यूनिटी का क्वेश्चन
टॉपिक आ गया। तो ये सब ऐसे टॉपिक हैं जो मेंस में इस अटेम्प्ट उस अटेम्प्ट कहीं ना कहीं आ जाएंगे। यूपीएससी आपसे आजकल 2-2 3-3 साल पीछे के भी करंट अफेयर पूछता है। चलिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इज करेंटली एग्जामिनिंग द स्कोप ऑफ इम्यूनिटी ग्रांटेड टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर अंडर आर्टिकल 361 प्रॉम्प्टेड बाय पेटिशन। एक पेटिशन लगाई गई है वेस्ट बंगाल के गवर्नर के अगेंस्ट एक विमेन के द्वारा, जिसने कहा है कि इन्होंने मेरा सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है इन द नेम ऑफ कि मैं आपकी जॉब को परमानेंट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिटिकल क्वेश्चन रेज करता है बिट ऑफ अबाउट ए बैलेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी एंड फंडामेंटल राइट एंड इक्वल प्रोटेक्शन एंड फेयर ट्रायल। ठीक है, क्योंकि जो आपने ऑफिशियल कैपेसिटी में किया है उसके लिए आपको इम्यूनिटी मिलनी चाहिए, लेकिन जो नॉन ऑफिशियल कैपेसिटी में किया उसके लिए कैसे मिल सकती है? अगर आपने कोई करप्शन किया है, ठीक है, जैसा हमारे मध्य प्रदेश में हुआ था गवर्नर रामनरेश यादव का, ठीक है, सब कुछ प्रूफ था बट इम्यूनिटी थी। ठीक है, उस तरीके से यहाँ पे हैरेसमेंट हुआ है तो ये ऑफिशियल एक्ट कहोगे क्या इसको? तो ये सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 को हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी। दे आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर एक्ट्स डन इन एक्सरसाइज ऑफ देयर पावर एंड ड्यूटीज। एंड क्लॉज 2 कहता है नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस। अब इस सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में तो सारे एविडेंस ही खत्म हो जाएंगे जब तक वो ऑफिस में बैठे हुए हैं। ठीक है, इंतजार तो नहीं कर सकते उनके ऑफिस से रिटायर होने का। पेटिशनर का आर्ग्यूमेंट क्या है? ये कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय थी राजभवन में। ही क्लेम्स दैट द एब्सोल्यूट इम्यूनिटी अंडर आर्टिकल 361 इज आउटडेटेड and unjust, particularly in case of gender violence. She argues that her right to life under Article 21 is being violated by delay in criminal investigation due to governor's immunity. So she seeks a directive for West Bengal Police to investigate her complaint and for guidelines to be framed on extent of immunity. ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट क्या देगा वो देखा जाएगा। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट हुई थी इस पर। ठीक है, देयर वाज कंसर्न अबाउट द वेग लैंग्वेज ऑफ क्लॉज 2 कि नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैन बी इंस्टीट्यूटेड। ठीक है, ये वाला क्लॉज 2, इसके बारे में बात हुई थी वहां पर। एंड इट्स पोटेंशियल टू अलाउ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर टू इवेड अकाउंटेबिलिटी फॉर क्रिमिनल एक्ट्स। Supreme Court rule, court is interpreting clause 2 to determine the extent of immunity and when criminal proceedings can be instituted against a sitting president or governor. The court is also considering if the immunity is unfettered or unbridled. प्रीवियस इंस्टेंसेस देखें अगर तो रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द सिविल इम्यूनिटी अंडर आर्टिकल 361 क्लॉज 4 डिड नॉट प्रिवेंट सिटीजन फ्रॉम चैलेंजिंग द एक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर इफ डन विद मैलिफाइड्स। ठीक है, तो आर्टिकल से 361 का क्लॉज 2 इम्यूनिटी दे रहा है कि कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट नहीं की जा सकती, बट एट द सेम टाइम आर्टिकल 361 क्लॉज 4 ये भी कह रहा है कि सिटीजन के पास अधिकार है कि अगर गवर्नर या प्रेसिडेंट ने कुछ मैलिफाइड इंटेंशन से कोई एक्शन परफॉर्म किया है तो सिविल केस आप उनके अगेंस्ट रजिस्टर कर सकते हो, बट अगेन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते। सिविल केस इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, वो भी 2 मंथ का नोटिस देना होगा। The petition also referred to Madhya Pradesh High Court decision stating that the immunity does not impair the police power to investigate and record the governor's statement. ठीक है, ये आया था राम नरेश यादव के केस में जो कि हमारे मध्य प्रदेश के गवर्नर थे, उनका व्यापम घोटाले में नाम आया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में कहा था, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने, ठीक है, कि इम्यूनिटी जो है वो ये ऐसा नहीं है कि पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती या आपके स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कर सकती, ये दोनों चीज पुलिस कर सकती है इम्यूनिटी होने के बावजूद। तो सुप्रीम कोर्ट इस मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जजमेंट को दोबारा से एग्जामिन करेगा। सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ऑन दिस मैटर कुड रीडिफाइन द बैलेंस बिटवीन इम्यूनिटी granted to high constitutional authorities and fundamental rights to citizen. It will address whether protection afforded to president and governor should be absolute or if the exception should be made, particularly in cases involving serious criminal allegation. This case highlights the ongoing tension between upholding constitutional protection and ensuring accountability and justice for all citizens. तो ये सारी कंक्लूजन मैं आपको एज इट इज बना के देता हूं आजकल, ताकि आप अच्छे से अपने आंसर को फ्रेम कर सकें। ऑलराइट, तो ये टॉपिक डिस्कस हुआ, आगे चलते हैं। यहाँ पर ब्लॉक्स आइडेंटिफाई किए गए फॉर फर्स्ट ऑफशोर मिनरल ऑक्शन बाय गवर्नमेंट। ठीक है, जो क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह, इस पे हमने ऑलरेडी मेंस 450 प्लस में एक सेशन किया हुआ है ऑन क्रिटिकल मिनरल्स, क्योंकि ये सब ऐसे हैं टॉपिक्स हैं जिन पे क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है मेंस में। The introduction of a national critical mineral mission is set to address the entire supply chain of critical minerals from domestic production to recycling in line with vision of Atmanirbhar Bharat. 10 ऑफशोर मिनरल ब्लॉक्स को ऑक्शन किया जाएगा, जिनमें सबसे पहले आएंगे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स एंड क्रस्ट इन द अंडमान सी एंड 3 लाइम मड ब्लॉक्स ऑफ द गुजरात कोस्ट। ठीक है, जिनमें मेनली मिलेगा हमें कोबाल्ट, निकल, जो कि बहुत जरूरी है आजकल। और ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, वहां सब जगह यूज होता है ये कोबाल्ट निकल। ठीक है, 10 ब्लॉक्स आर लोकेटेड इन इंडिया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इस टॉपिक को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऐप पे आपके पास इसके नोट्स भी पड़े हुए हैं। यूएन क्लॉज की हमने सारी बॉडीज सब कुछ डिस्कस किया था। कॉम्पोजिट लाइसेंस दिया जाएगा। कॉम्पोजिट लाइसेंस का मतलब है कि आपने एक
एरिया ले लिया कॉम्पोजिट लाइसेंस, आप उसको एक्सप्लोर करके देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या मिनरल्स मिल रहे हैं, क्या कमर्शियल प्रोडक्शन यहाँ पे हो सकता है, ऑफ टेक विल बी ग्रांटेड थ्रू दी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद आप ऑप्शन में आ जाइए कि हमें ये डिस्कवरी हुई है, यहाँ पर ये चीजें मिली है मिनरल, तो फिर पहला राइट आप ही को दिया जाएगा, प्रोवाइडेड कि कोई दूसरा आके ये ना कहे कि हम तो इससे भी कम खर्चे पे इससे भी ज्यादा पैसे सरकार को दे सकते हैं। Cost reduction. Elimination of import duties on 25 critical minerals will reduce cost for the industry. तो ये एक अच्छा स्टेप है कि import duty कम की गई है 25 critical minerals पे, क्योंकि अल्टीमेटली जो फिनिश प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं वो फिर महंगा हो जाता है अगर import duty लगाओगे आप तो। It will attract investment in processing and refining and support the growth of downstream industries. It will shield India from import reliance and supply risk owing to global geopolitical turbulence, क्योंकि हम लोग खुद अब अपनी माइनिंग करने जा रहे हैं ऑफशोर ब्लॉक्स में। Zero import duties on blister copper stabilize the supply chain and copper refiners, crucial industries such as electronics and construction। ये उतना पॉइंट का इतना ज्यादा काम का नहीं रहा। Farmers in Africa say their soil is dying and fertilizers may be to blame। अब देखिए ये कीनिया, मोर प्रिसाइजली कीनिया एंड ओवरऑल पूरे अफ्रीका की बात है कि यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर्स ने सॉइल को और ज्यादा बेकार बना दिया है, आउटपुट और रिड्यूस हो गया है। तो हम वी आर नॉट वरीड अबाउट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, हालांकि उनको काफी सारा फूड बेचारों को इंपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है, उनके यहाँ पे खाने की दिक्कत ज्यादा है। बट यही चीज इंडिया में भी होगी, क्यों? क्योंकि हम लोग फर्टिलाइजर का बहुत ओवर यूज कर रहे हैं। ठीक है, आइडियल रेशियो क्या है? 4:2:1। एनपीके का हम कितना यूज कर रहे हैं? 8:4:1। तो बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। इसी 8 को कम करने के लिए हम लोग क्या लेकर आए? हम लोग नीम कोटेड यूरिया लेकर आए, हम लोग नैनो यूरिया लेकर आए अब, ताकि ये कंजम्पशन कम किया जा सके। और इसी तरीके से फर्टिलाइजर का ओवर कंजम्पशन ना हो, सॉइल खराब ना हो, तो हम लोग एक और स्कीम लेकर आए थे, सॉइल हेल्थ कार्ड। राइट, हालांकि वो स्कीम भी उतनी सक्सेसफुल नहीं हुई, बट मोटिव अच्छा था कि हम सॉइल टेस्ट करेंगे, कार्ड बनाएंगे, फार्मर को बताएंगे कि आपकी मिट्टी में कौन से न्यूट्रिएंट, कौन से फर्टिलाइजर की कितनी कमी है, उतना ही डालिए, ओवर यूज मत कीजिए, नहीं तो ये अफ्रीका कीनिया जैसी हालत होगी। तो इस आर्टिकल को हम फटाक से समराइज कर लेते हैं। डिक्लाइनिंग सॉइल हेल्थ इन कीनिया ए ग्रोइंग क्राइसिस। तो यहाँ पे एक आदमी का दिया गया है कि यहाँ पे 10 एकड़ फार्म की बात है कि यहाँ पर अब बहुत कम यील्ड निकल के आ रही है। ठीक है, पहले जितनी निकलती थी उसका कुछ ही फ्रैक्शन निकल के आ रहा है, और इसका रीजन माना गया है टू प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एसिडिफाइंग फर्टिलाइजर इंट्रोड्यूस थ्रू गवर्नमेंट सब्सिडीज सिंस 2008। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न बन के उभरा है, ये एसिडिफाइंग फर्टिलाइजर्स। Around 63% of Kenya's arable land has turned acidic, leading to reduced crop yields and impacting key exports like horticulture and tea. Maize production भी इनके यहाँ करीब 4% डिक्रीज हुआ है। So African continent, despite possessing 65% of world's remaining uncultivated arable land, जबकि एक टाइम वर्ल्ड बात करता था कि हम लोग को फूड वर्ल्ड की फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए क्या करना चाहिए, और ज्यादा लैंड एग्रीकल्चर के अंडर में लाना चाहिए, और उस ऐसे जिस लैंड का पोटेंशियल है कि इसको एग्रीकल्चर में यूज किया जा सकता है, उसका 65% लैंड तो अकेले अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के पास था। बट उनके यहाँ तो ये अभी से और बेकार होने लगे हैं लैंड। राइट, देन इसके अलावा ये लोग $60 बिलियन का एनुअली फूड इंपोर्ट भी करते हैं। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा दिक्कत हुई थी खाने की, जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई थी और वहां से बीट एक्सपोर्ट होना कम हो गया था। तो इस क्राइसिस को एड्रेस करने की जरूरत है। ओके, दे नीड टू फोकस ऑन डिक्लाइनिंग प्रोडक्शन एंड क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पर इनका एक समिट हुआ था, अफ्रीका वाइड समिट कीनिया में। इट एडवोकेटेड फॉर ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, जो हम बात करते हैं ना आजकल, ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, उसी ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस पे जाने की जरूरत है, टू रिस्टोर द सॉइल फर्टिलिटी सच एज क्रॉप रोटेशन, मिनिमल लैंड डिस्टर्बेंस एटसेट्रा। एक्सपर्ट्स का यहाँ पे क्या कहना है? एक्सपर्ट्स का कहना है, ये एम्फेसाइज कर रहे हैं इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को कि ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है दे आर नॉट गुड, हमें उसकी तरफ जाना चाहिए, ऑर्गेनिक की तरफ। वी शुड गो टुवर्ड्स ऑर्गेनिक मेथड्स, वी शुड यूज लाइव स्टॉक मैन्योर एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स टू रिप्लेनिश सॉइल हेल्थ। Okay, they recommended phasing out of chemical fertilizer, advocating for a holistic approach to soil health। तो इसमें इंडिया का अगेन आप कह सकते हो कि इंडिया को अपने सॉइल हेल्थ कार्ड वाला जो हमारा इनिशिएटिव है, ये इनको भी देना चाहिए। अगेन वही बात आ गई नॉलेज शेयरिंग की। नॉलेज शेयरिंग विद अफ्रीकन कंट्रीज या ग्लोबल साउथ कंट्रीज, और इसको हम लोग क्या कहेंगे? हमारी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। राइट, पैन अफ्रीका का इशू है, ये सिर्फ अकेले कीनिया का नहीं है। इन जिम्बाब्वे अराउंड 70% ऑफ द सॉइल्स आर एसिडिक, लीडिंग टू डिक्रीज ऑर्गेनिक मैटर एंड क्रॉप परफॉर्मेंस। Traditional practices such as adding organic manure have been undermined by widespread use of chemical fertilizer and recent droughts of affecting livestock availability। तो पोटेंशियल सॉल्यूशन क्या है? यहाँ पे अफ्रीकन यूनियन 10-year प्लान लेकर आया है फॉर इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन बोथ ऑर्गेनिक
as well as chemical fertilizer, aiming to triple their use for higher production. However, challenges remain with high cost of soil testing and scarcity of resources for small scale farmers. ठीक है, अब केमिकल फर्टिलाइजर्स को आप पूरी तरीके अबेंडन नहीं कर सकते। श्रीलंका का केस याद कीजिए, उसने कहा था हम 100% ऑर्गेनिक हो जाएंगे, फूड सिक्योरिटी के इश्यू आ गए थे उनके यहाँ। ठीक है, तो केमिकल फर्टिलाइजर्स को आप पूरी तरह से अबेंडन मत कीजिए, लेकिन सॉइल टेस्टिंग करके एटलीस्ट एक सॉइल हेल्थ कार्ड बनाकर ये डिटरमिन कर लीजिए कि क्या आइडियल रेशियो है और कौन सा फर्टिलाइजर चाहिए यहाँ की मिट्टी को और कितनी क्वांटिटी में, राइट। So the soil health crisis in Kenya and across Africa highlights the urgent need for sustainable agriculture practices and investment in soil restoration. Balancing the use of chemical and organic fertilizer, improving soil testing accessibility, and supporting traditional farming methods are critical steps towards ensuring long-term food security and agriculture productivity in the continent. Okay, so that's your conclusion. तो इससे इंडिया के लिए काफी सारे lessons हैं। नेक्स्ट इज कीप सी कॉमन ग्राउंड विद चाइना ऑन एंडिंग रशियन वॉर। अब चाइना का मैं कल भी मैंने आपको ये कहा था कि इसका रोल देखिए, अब डिप्लोमेटिक रोल कितना बढ़ता जा रहा है वर्ल्ड ओवर। उधर सऊदी अरेबिया ईरान में इन्होंने नेगोशिएशन करा लिए, हमास और फतेह के बीच सॉर्ट आउट करा लिए डिफरेंसेस, और यहाँ कीप भी जानता है कि रशिया अगर ये पूरी वॉर लड़ पा रहा है फाइनेंस करके, तो वो चाइना के दम पे लड़ पा रहा है। अगर चाइना चाहेगा तो ये वॉर ओवर हो सकती है बहुत ईजिली, राइट। तो चाइना का डोमिनेंस बढ़ता जा रहा है वर्ल्ड ओवर डिप्लोमेटिक फील्ड में भी, नॉट जस्ट इकोनॉमिक एंड मिलिट्री। यहाँ पे इन्होंने एक पीस कॉन्फ्रेंस की थी स्विट्जरलैंड में, उस पर चाइना ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, रशिया ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों देश चाहें पार्टिसिपेट करें और चाइना अगर साथ दे तो ये वॉर एंड हो सकती है, और कीव भी इसकी इंपॉर्टेंस समझ आए। नेक्स्ट इज चाइना तालिबान वेंचर। अब जब से तालिबान आया है, इंडिया ने अपने इंटरेस्ट यहाँ पे थोड़े से कम कर लिए थे। पहले हम अफगानिस्तान में काफी इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन अफगानिस्तान की जो टेरिटरी है उसमें है काफी सारे नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, और चाइना इसके लिए तैयार है, चाइना को फर्क नहीं पड़ता, वर्ल्ड चाहे सैंक्शन लगा ले चाहे कुछ लगा ले, वो ईरान के साथ भी डील करता है, वो तालिबान के साथ भी डील कर रहा है। अब यहाँ पे जरा इस एग्जाम्पल को पढ़िए, अगर हम तालिबान तालिबान करते पीछे रह जाएंगे ना, तो हमारे बैकयार्ड में पाकिस्तान में तो चाइना का इंटरफेरेंस है ही हद से ज्यादा, अफगानिस्तान में भी हो जाएगा, तो हमारा पूरा नॉर्थ इंडिया सर्कल हो जाएगा, एनसर्कल हो जाएगा चाइना से। Taliban members near the excavator during inauguration ceremony of Mas Anak copper deposit mining project in Logar in Wednesday. The project undertaken with Chinese assistance will mine the world's second largest copper deposit. वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट कॉपर डिपॉजिट माइन किए जा रहे हैं अफगानिस्तान से चाइना के असिस्टेंस से। टाइफोन गैमी आया है फिलीपींस में, कभी आ जाए एग्जाम में तो ठीक है, वैसे नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे द हिंदू खत्म होता है, इंडियन एक्सप्रेस पे चलते हैं, एक दो आर्टिकल वहां भी काम किए हैं, हम उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ये सब छोड़िए, ये सब ओवरलैप है हिंदू से, हम लोग काम की चीज पे चलते हैं। प्लीज अगर आप लोग को डिस्कशन पसंद आता है ना तो इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगेन आई डोंट वांट टू से दिस बट द नंबर ऑफ व्यूज आर रियली डिसअपॉइंटिंग, और व्यूज से ज्यादा वॉच आवर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब बनाने के बाद उसके बाद फिर आपको हैंड रिटन नोट्स, सॉरी प्रॉपर रेडीमेड नोट्स भी दिए जाते हैं, तो एटलीस्ट यू कैन शेयर इट, राइट, बिकॉज फिर वो मोटिवेशन नहीं रह जाता, फिर it feel like कि why I'm doing this hard work, because it takes me around 4 to 5 hours to complete these two newspapers and then over 1 hour recording. Okay, so there should be some motivation at least कि हम ये क्यों कर रहे हैं, and can't do it just for 2-3 students. सिंगापुर कस्टमर्स कैन नाउ बाय मीट ग्रोन लैब। मीट ग्रोन लैब पे हमने पहले भी डिस्कशन किया है, हम इस पे दोबारा करेंगे आज ब्रेनस्टॉर्मिंग में। ठीक है, तो दिस विल बी आवर सेकंड टॉपिक ऑफ द डे। फर्स्ट टॉपिक हमने अभी सुबह देख लिया, ठीक है, द हिंदू में से, ये हमारा सेकंड टॉपिक रहेगा। फर्स्ट विल बी दैट यूएनएससी रिफॉर्म्स, और इसके बाद ये यूके ईयू एफटीए में कस्टम में एक्ट में अमेंडमेंट किए जाएंगे। तो ये इनकम टैक्स, गवर्नमेंट ने बजट में कहा इनकम टैक्स एंड कस्टम एक्ट, अगले बजट आने से पहले इन दोनों में कुछ अमेंडमेंट की जाएंगी, या हो सकता है कि टोटली नए एक्ट बनाए जाएं। ठीक है, तो वो जब आएगा तब देखेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन ये इंडिया लेकर आया था, विद 10,000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे हम, वर्थ 10,000 करोड़। इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन सीक्स टू एस्टैब्लिश कंप्यूटिंग कैपेसिटी ऑफ मोर देन 10,000 GPUs and also help develop foundational models for artificial intelligence। तो ये होगा हमारा थर्ड टॉपिक ऑफ द डे फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, ये हमारे 3 टॉपिक होंगे आज के ब्रेनस्टॉर्मिंग में, क्योंकि मेरा गोल अल्टीमेटली यही है कि आपको मेंस 450 प्लस ब्रेनस्टॉर्मिंग और न्यूज एनालिसिस के साथ जो मैं आपको एक्स्ट्रा नोट्स दे रहा हूँ, ठीक है, ये तीनों मिलकर आपको मेंस के लिए बहुत अच्छे से तैयार कर देंगे। ऑन दी अदर हैंड दिस न्यूज़पेपर एनालिसिस, ठीक है, इसके बाद प्रीलिम्स एक्स्ट्रा जो वीकली आता है,
और इसके साथ आपके जो एमसीक्यूज में डिटेल एक्सप्लेनेशन दिए जा रहे हैं, ये 3 चीजें आपके प्रीलिम्स को ब्रॉड कवरेज प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, उसके बाद अक्टूबर नवंबर से हम लोग स्टैटिक सिलेबस का रिवीजन भी शुरू कर देंगे, तो उसके भी एमसीक्यूज वगैरह चलते रहेंगे आपके, तो ये आपको एक होलिस्टिक तरीके से तैयार कर पाएगा फॉर योर नेक्स्ट प्रीलिम्स 2025। ओके, चलिए, जीएम मस्टर्ड का हमने लास्ट सेशन में डिस्कस कर लिया था। आप कल का डिस्कशन देखेंगे तो जीएम मस्टर्ड में सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। हमने 24 जुलाई को डिस्कस किया था ये मिटिगेशन वर्सेस अडेप्टेशन। सो फर्स्ट थिंग इज मिटिगेशन है क्या? मिटिगेशन इज काइंड ऑफ कि हम क्लाइमेट चेंज में जो डैमेजेस किए हैं इसको रिवर्स कर पाए। जैसे हम कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि जो कार्बन एमिट हो चुका है ऑलरेडी उसको कैप्चर किया जाए और नीचे अंडर रॉक्स ले जाके स्टोर किया जाए, तो मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं हम। अडेप्टेशन किसको रिवर्स नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट हम लोग अपनी आपको इतना अडेप्ट कर लें कि हम लोग इसमें सर्वाइव कर सकें। ठीक है, ये दोनों चीजें होती हैं। अब ये सोचिए कि मिटिगेशन करने के लिए टेक्नोलॉजी और फंड्स किसके पास है? डेवलप कंट्रीज के पास। तो डेवलप कंट्रीज को किस पे फोकस करना चाहिए ज्यादा? मिटिगेशन पे। अडेप्टेशन, रिसोर्सेज कम किसके पास है? डेवलपिंग। ज्यादा प्रॉब्लम्स किसको आएंगे? डेवलपिंग को। ठीक है, ज्यादा पॉपुलेशन किसके पास है? डेवलपिंग कंट्रीज के पास। तो डेवलप कंट्रीज को मोस्टली फोकस करना चाहिए ऑन अडेप्टेशन। ओके, आप अडेप्टेशन पे फोकस कीजिए, आप फोकस कीजिए मिटिगेशन पे, तब जाके हम क्लाइमेट को रहने लायक बना पाएंगे। International framework for fighting climate change has been ineffective is evident from the fact that none of the targets set by it has ever been met. ठीक है, हाईली इनइक्विटेबल है ये सब कुछ। इकोनॉमिक सर्वे ने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया है कि देखिए क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी बट लाइफस्टाइल एंड बिहेवियरल चेंज कैन रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस. Survey noted that excessive preoccupation with meeting this target of 1.5 degree 2 degree temperature target was putting impossible pressure on developing countries कि आप अपनी इंडस्ट्रीज का एमिशन कम कीजिए। कैसे करें? ठीक है, हमारे पास टेक्नोलॉजीज नहीं है उसके लिए, हमें डेवलपमेंट भी करना है, एनर्जी नीड भी पूरी करनी है, अपने लोगों की पॉपुलेशन भी इतनी ज्यादा है। सो इस पे एक्सेसिव एम्फेसाइज जो किया गया है इस टारगेट पे, इट इज फोर्सिंग डेवलपिंग कंट्रीज टू मेक चॉइसेस दे वर नॉट रेडी फॉर एंड डाइवर्टिंग देयर फोकस एंड रिसोर्सेज अवे फ्रॉम मोर नियर टर्म इंपेरेटिव्स ऑफ इंप्रूविंग द लाइफ ऑफ द पीपल। पहले हम अपने लोगों की लाइफ तो सुधार लें, उसके बाद क्लाइमेट की बात करेंगे। इंक्रीजिंग रेजिलियंस, एक सेकंड इसको थोड़ा कम करने के लिए। Okay. Economic survey argument is that adaptation should get at least as much importance as mitigation. The impacts of climate change are already unfolding and it is becoming increasingly clear that 1.5 का टारगेट जो है वो ब्रीच हो जाएगा और हो भी रहा है। वो पिछले साल भी हुआ था, इस साल भी होगा शायद। ठीक है, देयर इज रैपिड इंप्रूवमेंट इन इनकम एंड ओवरऑल वेलबींग ऑफ द पीपल इज द बेस्ट इंश्योरेंस अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। ठीक है, हीट वेव्स आती हैं तो उसके लिए क्या जरूरी है? अगर लोगों की इनकम अच्छी होगी तो घर में वो कूलिंग सेटअप होंगे, फैक्ट्रीज में कूलिंग के अरेंजमेंट होंगे, राइट? तो अल्टीमेटली हम लोगों की इनकम बढ़ाएं तभी जाकर ये एक सबसे बेस्ट इंश्योरेंस होगा अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। Since climate impacts cannot be stopped, the world must focus on rapid development and adaptation to increase resilience, especially among communities that are at the greater risk. The ferocity of the climate impacts would increase. हो ही रही है इनके, बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, और उसके बाद साइक्लोन्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो इंक्रीज होगी सो मच दैट द इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट इन रेजिलियंस वुड बी रेंडर्ड यूजलेस। इतना डिजास्टर्स होगा कि हम कितनी भी कोशिश कर लें उसको ये नहीं रोक पाएंगे सिर्फ 1.5 या 2 डिग्री से। तो यहाँ पे क्या प्रपोज कर रहे हैं कि रिच एंड डेवलप कंट्रीज शुड फोकस ऑन मिटिगेशन वर्क वाइल डेवलपिंग कंट्रीज शुड फोकस ऑन अडेप्टेशन। ठीक है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। दूसरा, मैंने आपको पहले के सेशंस में दिया है कि डेवलप कंट्रीज अगर कोई डिजास्टर आएगा तो वो बेटर प्रिपेयर्ड है उसको टैकल करने के लिए, पर डेवलपिंग कंट्रीज उतना बेटर प्रिपेयर नहीं होंगे इसको टैकल करने के लिए, या पोस्ट डिजास्टर भी दोबारा रिकंस्ट्रक्ट इजिली नहीं कर पाएंगे डेवलप कंट्रीज। तो डेवलप कंट्रीज को ये लड़ाई छोड़नी चाहिए, डेवलप वर्सेस डेवलपिंग, एंड डेवलपिंग में जो एटलीस्ट थोड़ी सी बेटर है, ठीक है, जो बेटर इकोनॉमीज हैं डेवलपिंग में जैसे चाइना, इंडिया, ठीक है, इनको भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए इन दैट जो फंड बनाया जा रहा है डेवलप कंट्रीज की तरफ से। ठीक है, उसमें कंट्रीब्यूट इन्हें भी करना चाहिए। इनएक्विटीज एंड हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी में यूएस सबसे आगे क्लाइमेट की बात करें तो। यूनाइटेड स्टेट्स लार्जेस्ट हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी, बट इट इज द बिगेस्ट लैगर्ड ऑन एमिशन रिडक्शन। 2019 ये एमिशन देखिए इसके, इट इज इवन 6% हायर देन 1990 एमिशन। कम करना तो दूर, उल्टा इसके एमिशन बढ़ गए 2019 में, हालांकि बाद में थोड़े से मार्जिनली कम हुए। The developed countries as a bloc have not fulfilled their emission reduction targets or their commitments to provide finance or technology to the developing countries. क्योटो के अंडर भी फुलफिल नहीं किया था, अब न्यू क्वांटिफाइड गोल लेकर आए, उसमें पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो देखना होगा।
The international climate architecture has always been less about saving the planet from the consequences of climate change and more about preserving the existing world order. सच्चाई ये है कि क्लाइमेट की चिंता किसी को नहीं है। चिंता है अगर डेवलप कंट्रीज को पूरी, तो वो ये कि जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर है उसको एज इट इज बना के रखा जाए। It has become the vehicle to perpetuate the dominance of the rich and industrialized world by mandating transition that are more suited to them. डेवलपिंग कंट्रीज पर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हो, एनवायरमेंटल नॉर्म्स टाइट करो, एमिशन नॉर्म्स टाइट करो, नहीं तो हम सीबीएम जैसे टैक्स लगाएंगे। तो ये सब क्लाइमेट के लिए नहीं कर रही हैं डेवलप कंट्रीज, ये कर रही हैं एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, कि इनकी इंडस्ट्रीज उतनी ज्यादा डेवलप ना कर पाए, ये हमारे को ज्यादा एक्सपोर्ट ना कर पाए और हम लोग इन पे डिपेंडेंट ना हो जाए। तो ये सब एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर को डिफेंड करने के लिए किया जाता है, ना कि कोई क्लाइमेट के लिए। तो ऑल्टरनेटिव अप्रोच क्या है? पहला तो इंडिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर बनाए, ठीक है। जैसे अब कहते तो हैं कि सेंट्रल विस्टा बहुत अच्छा बना है, ये इस तरीके से बिल्डिंग बनी है कि ये क्लाइमेट रेजिलियंट है, ये अर्थक्वेक को भी बियर कर जाएगी अच्छे खासे, ठीक है। तो वाइल बिल्डिंग इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया कुड मेक इट अमंग द मोस्ट क्लाइमेट रेजिलियंट इन द वर्ल्ड, फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज स्मार्ट सिटी प्लान्स. It contains several elements of climate proofing, but even this plan is struggling. रेलवे स्टेशन हम लोग जो न्यू बना रहे हैं, दे आर फार बेटर देन द एग्जिस्टिंग वन, बट स्टिल दे आर नॉट अमंग द वर्ल्ड्स बेस्ट क्लाइमेट फ्रेंडली स्टेशन। सेकंड इज मिशन लाइफ की बात की हमने कि लाइफस्टाइल एंड बिहेवियर में कुछ चेंज आना चाहिए, बट इट इज स्टिल टू बिकम द मास मूवमेंट पॉइंटिंग टू द ओवर कंजम्पशन लाइफस्टाइल। ओके, तो यहाँ से दो चार बातें हमें काम की मिली, बाकी सब स्पोर्ट्स न्यूज है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन एंड डू ज्वाइन अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, क्योंकि अब ये से 5-6 दिन और ओपन रहेगा, उसके बाद ये शिफ्ट हो जाएगा टोटली अपने एप्लीकेशन पे। ओके, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ कि न्यूज़पेपर एनालिसिस आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हम प्रीलिम्स में फोकस करने के लिए प्रीलिम्स एक्स्ट्रा लेकर आते हैं एवरी संडे, ठीक है। अभी तक हम 3 वीक का कर चुके हैं और हम लोग डेली एमसीक्यू सॉल्व करते हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन, ताकि ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स कवर हो सकें, ठीक है। न्यूज़पेपर के साथ ही मेंस के लिए मेंस 450 प्लस सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, क्योंकि अल्टीमेटली ये दोनों आपको बहुत अच्छे से तैयार कर देंगे फॉर योर आंसर राइटिंग। ओके, एंड ऑल दिस इज फॉर 2025 स्टूडेंट्स। ओके, एंड ऑल दिस कम्स एट 6,000 रुपीज फॉर 18 मंथ्स। ये 25 के मेंस तक वैलिड रहेगा, और अगर आपको सिर्फ क्वालिटी देखनी है तो आप 1,000 रुपीज मंथली का सब्सक्रिप्शन लेकर पहले उसको चेक कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।